वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। किसी भी राज्य के पुलिस महानिदेशक के वीआरएस लेने पर इतनी चर्चा आज से पहले शायद ही कभी हुई हो। यह खास मौका है क्योंकि वीआरएस की घोषणा करने वाला अधिकारी भी खास है। हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की, जो सर्विस में रहे तो लगातार सुर्खियों में रहे और सर्विस से जाते जाते भी सुर्खियां बटोरने में पीछे नहीं रहे। हम जानेंगे कि कैसे बक्सर के एक छोटे से गांव से निकलकर गुप्तेश्वर पांडे बिहार की पुलिस सेवा और जनमानस पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। हम आज जानेंगे उन कारनामों को जो गुप्तेश्वर पांडे को एक सुपर कॉप बनाते हैं। बिहार के इतिहास में तेज-तर्रार पुलिस महानिदेशकों में शुमार किए जाने वाले गुप्तेश्वर पांडे ने जब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस की घोषणा की तो यकायक न सिर्फ बिहार बल्कि सारे देश की मीडिया का ध्यान उनकी तरफ चला गया। उन्होंने किसी राजनीतिक या विभागीय समस्या की वजह से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से वीआरएस लिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि गुप्तेश्वर अपनी दूसरी पारी राजनीति के मैदान में शुरू करेंगे। खुद गुप्तेश्वर पांडे ने भी यह कहकर सभी कयासों को बल दे दिया है कि राजनीति में जाना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्नीस 1961 में बिहार के जिले बक्सर के एक छोटे से गांव गेरुआ में पैदा हुए गुप्तेश्वर पांडे ने 12वीं की पढ़ाई फर्स्ट क्लास में पास की। पटना विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद अपने पहले ही प्रयास में वो सिविल सेवा में सेलेक्ट हो गए, लेकिन आईआरएस ग्रेड में सिलेक्शन गुप्तेश्वर पांडे को गंवाराना था। अगले साल फिर से सिविल सेवा की परीक्षा दी और इस बार आईपीएस में अपनी जगह सुनिश्चित की और इस तरह बिहार को मिला उसका सुपर कॉप, जिसका मकसद बस एक ही था, अपराध का खात्मा और पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग में बदलना। यहां तक कि डीजीपी बनने के बाद भी उन्होंने साफ कह दिया कि उनकी लीडरशिप में करप्शन की कोई जगह नहीं है। मैं चाहता हूं अपराधी भागते नजर आए, पुलिस दौड़ाते नजर आए। जो माफियागिरी करेंगे, बालू जमीन और शराब का धंधा करेंगे, वैसे थाना प्रभारी बचेंगे नहीं। अपने शुरुआती करियर से ही गुप्तेश्वर पांडे औरंगाबाद, बेगूसराय, जहानाबाद, अरवल में एसपी रहे और इस दौरान उन्होंने उस जमाने के बड़े बड़े शातिर क्रिमिनल्स को सर्च ऑपरेशन चलाकर मार गिराया या जेल पहुंचा दिया। चतरा, बेगूसराय, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, हजारीबाग और नालंदा जैसे जिलों में इनकी पुलिस कप्तानी को लोग आज भी याद करते हैं। एक वक्त ऐसा भी आ गया कि राज्य के कई इलाकों में परिस्थितियों के बेकाबू होने के बाद बिहार सरकार द्वारा गुप्तेश्वर पांडे को वहां की स्थिति संभालने के लिए भेजा जाता और खास बात यह रही कि उनके जाने के बाद स्थितियां नियंत्रण में हो भी जाती। डीजीपी रहते हुए कोरोना की महामारी में पुलिस का फील गुड वाला चेहरा सामने लाने में भी उन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई। अपने लोगों को बोल करके रखा है, अपने लोगों को कि ये संकट का समय, सेवा का समय करने का समय है, लोगों के दिल जीतने का समय है। तो नहीं चाहे पुलिस की ऐसी कोई छवि बने कि पुलिस केवल डंडे चलाती है, तो सेवा का काम करो। तो ये जो विरोध कहीं कहीं हो रहा है, तो उसमें लोगों को कन्विंस करना और उनको समझाना कि ये आपके हित के लिए, और ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। साहित्य और संगीत के क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वाले गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार में शराबबंदी को भी सख्ती से लागू करने में बड़ी अहम भूमिका निभाई। सीएम नीतीश कुमार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए चलाए गए उनके अभियानों ने खूब सुर्खियां बटोरी। चाहे शराबबंदी हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती का मामला, जब जब सीएम नीतीश पर किसी ने हमलावर होने की कोशिश की, उसे गुप्तेश्वर पांडे का सामना करना पड़ा। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। मुंबई पुलिस की टीम ने जब जांच के लिए गई बिहार पुलिस की टीम के साथ बुरा बर्ताव किया, तब भी उसे गुप्तेश्वर पांडे के तीखे तेवरों का ही सामना करना पड़ा।
वो गुप्तेश्वर पांडे जिन्होंने अपने सर्विस पीरियड में नालंदा और औरंगाबाद के सांप्रदायिक तनाव से लेकर जहानाबाद की बद से बदतर हो चुकी कानून व्यवस्था को काबू में किया, अब वही गुप्तेश्वर पांडे लॉ मेकर की भूमिका में आने की तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोगों का अटेंशन भी उनकी ओर जाएगा और उम्मीदें भी कहीं ज्यादा होंगी। अब ये गुप्तेश्वर पांडे पर निर्भर करता है कि वो लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं।